हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है दिस $300 बिलियन मेगा प्रोजेक्ट विल मेक इंडिया रिचर देन गल्फ कंट्रीज। मतलब इंडिया के अंदर $300 बिलियन का एक ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिया को, जो गल्फ कंट्रीज है, जो ऑयल रिच कंट्रीज, ओपेक देश भी बोलते हैं, गल्फ देश भी बोलते हैं, मतलब जो तेल निकाल के बेचने वाले देश है, मतलब अमीर दुबई हो गया, मतलब यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर, ओमान, मतलब इनको उनसे भी भारत को अमीर बना देगा। ये ऐसा प्रोजेक्ट भारत ने लगाया है। क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट है, काउंट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अर्ली 20 सेंचुरीज में गल्फ कंट्रीज ने अपने डेजर्ट से ऑयल की माइनिंग स्टार्ट की थी और आज सऊदी अरब जैसी गल्फ कंट्री वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज में से एक बन गई है। वही इंडिया अपने डेजर्ट से तेल तो नहीं निकाल पा रहा, लेकिन अब इंडिया ने भी अपने डेजर्ट का यूज करके एनर्जी और पैसा दोनों प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इंडिया अपने डेजर्ट का यूज कर रहा है दूसरे देश पर ऑयल डिपेंडेंसी कम करने के लिए। साथ ही इंडिया इस चीज से पैसा भी कमा रहा है। वैसे तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है ग्लोबली, जहाँ हर साल 5% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजप्शन होता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स है, हर 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल यूज होता है। एंड सेकंड नंबर पे है चाइना, जहाँ 15% ऑफ ग्लोबल ऑयल यूज किया जाता है। इंडिया हर साल 232.5 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट के टोटल क्रूड ऑयल का 88.2% बाहर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है और इंडिया में ओनली 11 to 12% ऑयल का ही प्रोडक्शन हो पाता है, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जैसे कुछ रेगिस्तानी इलाकों से और गुजरात और आसाम के कुछ हिस्सों से होता है। एंड फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में इंडिया ने टोटल $132.4 बिलियन खर्च किया है सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करने में, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया ने 35% ऑफ इंडिया टोटल ऑयल इंपोर्ट रूस से किया है। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे इराक है, जहाँ से इंडिया ने 20% ऑफ इंडियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। थर्ड नंबर पे है सऊदी अरेबिया, जहाँ से इंडिया ने 15% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। फोर्थ नंबर पे है यूएई, जहाँ से इंडिया ने 6% अपना ऑयल इंपोर्ट किया है। फिफ्थ नंबर पे है एंगोला, और ये एंगोला दिसंबर 2024 में ही यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक करके इंडिया का 5th ऑयल एक्सपोर्टर बना है। इंडिया लगातार ऑयल और पेट्रोलियम पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए काम कर रहा है, जिसमें इंडिया ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे, एथेनॉल ब्लेंडिंग, मेट्रो, सोलर विंड पावर जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोलर एंड विंड पावर, जिसके वर्ल्ड के लार्जेस्ट पार्क गुजरात और राजस्थान के रेगिस्तान में बन रहे हैं। तेल के जरिए ही सऊदी अरब जैसे देशों ने दशकों तक पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाया, लेकिन जैसे जैसे दुनिया के सभी देश क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तेल की पावर भी धीरे धीरे अब कम हो रही है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान एलोन मस्क ने भी ये बोला था, अगर उसको नेवाडा में एक छोटा सा एरिया मिल जाए तो वो उससे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स को पावर दे सकते हैं। It would take a fairly small corner of Nevada, Texas, Utah, anywhere. Look, you only need about 100 miles, 100 miles. इट्स नॉट दुबई एंड इट्स नॉट सऊदी, ये है राजस्थान और गुजरात के सुनसान रेगिस्तान, जो अब दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं। जहाँ कभी सिर्फ धूप थी, आज वहाँ $100 बिलियन की एनर्जी निकल रही है। और ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है। इंडिया ऑलरेडी यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया को कंबाइंड ओवरटेक कर चुका है सोलर कैपेसिटी में। इंडिया के पास अब दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स है। गुजरात के खावड़ा में मौजूद सोलर प्लांट की कैपेसिटी तो पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा है। वहीं सोलर पार्क एक ही जगह पर एशिया का सबसे बड़ा बना हुआ सोलर प्लांट है, जो 27 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ से 2245 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस होती है और ये पार्क सिर्फ एक ही दिन में पूरे जयपुर को रोशन कर सकता है। और इस सोलर पार्क का जो साइज है वो इतना बड़ा है कि इसमें 2 नोएडा सिटी आ जाए। एंड ये सिटी एरिया वो पेरिस से भी काफी ज्यादा बड़ा है। आज इंडिया में रेलवे, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्ट सिटीज, इवन रिमोट विलेज सब इस डेजर्ट वाली एनर्जी से चल रहे हैं। ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि ये एरिया में ह्यूज एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट के इंसेंटिव के चलते लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर उल्टा सरकार को इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं, जहाँ से वो 4 लाख रुपए पर मंथ तक की इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। इंडिया आज इस लेवल पर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कि वो न्यूजीलैंड की बिजली जरूरत को 2 बार पूरा कर दे। इंडिया आज मालदीव की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स को भी लगभग 138 बार पूरा कर सकता है अपने सोलर पावर का यूज करके। आज इंडिया सिर्फ सोलर एनर्जी से ही आयरलैंड, सिंगापुर, कतर, ग्रीस, पुर्तगाल जैसे देशों की पूरी सालाना बिजली की जरूरतों को कई बार पूरा कर सकता है। इस वीडियो में एक एक करके सारे पॉइंट में जानेंगे कि क्यों इंडिया इन प्रोजेक्ट्स पर इतना फोकस कर रहा है, ये बड़े बड़े सोलर पार्क आखिर काम कैसे करते हैं और ये फ्यूचर में इंडिया की डिपेंडेंसी कैसे कम कर सकते हैं ऑयल एंड माइनिंग में। लेकिन वो जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंडिया में अभी कितने सोलर पार्क कहाँ पर मौजूद है और कौन कौन से सोलर पार्क इंडिया अभी डेवलप कर रहा है, जिससे आपको ये एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि इंडिया अभी इस पूरी रेस में कहां पर स्टैंड करता है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है बड़ला सोलर पार्क राजस्थान। फ्रेंड्स, राजस्थान के रेगिस्तान में बसा 56 स्क्वायर किलोमीटर का सोलर एनर्जी पार्क है। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है अराउंड 2245 मेगावाट्स और ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क है। साथ ही ये दुनिया के बिगेस्ट सोलर पार्क में से भी एक है। ये इतना बड़ा सोलर पार्क है कि ये स्पेस से भी साफ विजिबल होता है। इस पार्क को 4 फेज में डेवलप किया गया था एंड इस पार्क को डेवलप करने में $775 मिलियन का जो फंड है वो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड से मिला है एंड बाकी $1.4 मिलियन का जो फंड है वो अदर सोर्स से मिला है। इस पार्क ने अकेले 10,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट की है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। नंबर 2 पे है पावर
पावगड़ा सोलर पार्क कर्नाटका। फ्रेंड्स, इस पार्क को शक्ति स्थल भी कहते हैं और ये तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मौजूद है। ये पूरा जो सोलर पार्क है वो 53 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 13,000 एकड़ में फैला हुआ है। ये भी दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इसकी कैपेसिटी 2050 मेगावाट है। इस सोलर पार्क को बनाने में लगभग 2.1 बिलियन डॉलर की लागत आई थी। इस सोलर प्लांट को कर्नाटका के सूखे इलाके में बनाया गया है जहाँ बारिश काफी कम होती है। इस प्लांट की सबसे खास बात यह है कि इस प्लांट को बनाने में जो लैंड इस्तेमाल की गई थी उसको सरकार ने खरीदा नहीं है बल्कि किसानों से उसे लीज पर लिया है, जिससे लैंड ओनर्स को रेगुलर 21 से 42,000 रूपए पर ईयर की इनकम होती है। एंड कर्नाटका की रिक्वायर्ड एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा इस पार्क से ही जनरेट हो रहा है। थर्ड नंबर पे है कर्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश। इस सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी 1000 मेगावाट है एंड ये एक अर्लीस्ट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है जो नेशनल ग्रिड को पावर सप्लाई करता है। ये पूरा प्लांट जो है वो 24 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 5,932 एकड़ में फैला हुआ है। प्लस इस पूरे प्लांट के अंदर लगभग 4 मिलियन सोलर पैनल्स है। इस सोलर पार्क अकेले ही 70,000 टन ऑफ CO2 एनुअली कार्बन इमिशन रिड्यूस कर सकता है। फोर्थ नंबर पे है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो इंटर स्टेट तक यूज किया जा रहा है, जिसको दिल्ली मेट्रो द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस प्लांट में बनने वाली 24% ऑफ पावर को ये दिल्ली मेट्रो को सप्लाई करता है। मतलब दिल्ली में चलने वाली मेट्रो 24% तक अब इस प्लांट के ऊपर डिपेंड करती है। कैपेसिटी की बात करें तो इस प्लांट की लगभग 750 मेगावाट की कैपेसिटी है जो कि लगभग 1590 हेक्टेयर में फैला हुआ है। फिफ्थ नंबर पे है कमोती सोलर पार्क तमिलनाडु। ये एक 648 मेगावाट का पावर प्लांट है जिसको अडानी ग्रीन्स एनर्जी द्वारा डेवलप किया गया था। इसको बनाने में अराउंड 679 मिलियन डॉलर की लागत आई थी। ये जो पूरा प्लांट है वो 2500 एकड़ में फैला हुआ है जहाँ 2.5 मिलियन सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है। क्योंकि ये एक प्राइवेट डेवलपर द्वारा डेवलप किया गया प्लांट है तो इसको केवल 8 महीने में बनाकर रेडी कर लिया गया और इस स्पीड से हमारी सरकार को भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों मेजर अपकमिंग सोलर प्रोजेक्ट्स की। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है गुजरात हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क। फ्रेंड्स, ये बन जाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क होगा। इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वो लगभग 30,000 मेगावाट तक होगी। इस सोलर एंड विंड पावर प्लांट को पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के पास कच्छ डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है। टोटल एरिया की बात करें तो लगभग 72,600 हेक्टेयर मतलब 726 स्क्वायर किलोमीटर में इस पार्क को डेवलप किया जा रहा है। ये सोलर पार्क इतना बड़ा है कि इसको अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड, NTPC, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कंपनी, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन मिलकर डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर एक 14 गीगावाट का ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर एनर्जी को अपकमिंग डेज के लिए भी स्टोर किया जा सके। इस सोलर पार्क अकेले ही 1 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा और 18 मिलियन इंडियन होम को अकेले ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने की क्षमता इस सोलर पार्क की होगी। इसके अलावा सेकंड अपकमिंग प्लांट है धोलेरा सोलर पार्क गुजरात। ये भी एक 5000 मेगावाट का सोलर पार्क होगा और इस पार्क का जो इनिशियल यूज है वो धोलेरा स्मार्ट सिटी को पावर देने के लिए बनाया जाएगा। थर्ड है ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क प्रोजेक्ट है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो वो 600 मेगावाट की होगी। फोर्थ है कड़पा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश जिसकी प्लान कैपेसिटी है 1000 मेगावाट और अभी करंट स्टेटस की बात करें तो 250 मेगावाट अभी ऑपरेशनल भी हो चुका है। फिफ्थ है राधाकृष्णा सोलर पार्क गुजरात। इस सोलर पार्क को भी गुजरात में 700 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थे अभी इंडिया के कुछ बिगेस्ट सोलर पार्क जो कुछ तो ऑपरेशनल हो चुके हैं, कुछ अभी अपकमिंग है। इसके अलावा काफी सारे सोलर पार्क राजस्थान में है। इसमें सूरतगढ़ सोलर पार्क श्री गंगानगर, जोधपुर और जैसलमेर बॉर्डर के पास पोखरण सोलर पार्क, नूर सोलर पार्क जैसलमेर, ऐसल का भी एक सोलर पावर प्लांट राजस्थान के अंदर है, राजस्थान सोलर पार्क बाड़मेर के अंदर है। इसके अलावा छोटे और मीडियम काफी सारे सोलर प्लांट है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर बनकर तैयार हो चुके हैं और इसी वजह से पूरे देश में राजस्थान नंबर 1 है सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले स्टेट में। ऐसे में ये सवाल तो लाजमी है व्हाई इंडिया इज डेवलपिंग सोलर एंड विंड पार्क इन डेजर्ट, क्योंकि इंडिया के पास और भी काफी सारे सूखे इलाके हैं जहाँ पर भी वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो इसके पीछे काफी रीजन है लेकिन सबसे जो मेन रीजन है वो है जियोग्राफिक एडवांटेज। थार जो कि राजस्थान में है और कच्छ जो कि गुजरात में है, ये दोनों ही रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ एक साल के अंदर 300 दिनों में लगभग धूप निकलती है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में मानसून और फोग के चलते सोलर एनर्जी इंपैक्ट हो सकती है। साथ ही थार रेगिस्तान, कच्छ के रीजन हो या कर्नाटका के सूखे इलाके हो, इन जगहों की एक और काफी बड़ी एडवांटेज है वो है यहाँ पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी होना। मतलब कि यहाँ पे जो लोग है वो ऑलरेडी काफी कम रहते हैं जिससे लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी काफी ज्यादा लो हो जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के जो रीजन होते हैं वो एक तरह से फ्लैट टोरिन होते हैं, मतलब सपाट होते हैं, जिससे हम इजीली लार्ज स्केल पर सोलर और विंड को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहीं उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में ऐसा करना कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई इंडिया फोकस सो मच इन सोलर। देखिए, जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि इंडिया अपनी जरूरत का 80 से 90% ऑयल को इंपोर्ट करता है और इन देश से ऑयल खरीदने के लिए इंडिया को चाहिए होते हैं डॉलर, क्योंकि ये पूरी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डॉलर्स में होती है। जितना हमें ऑयल चाहिए होता है उसके हिसाब से उतने ही डॉलर्स की हमें जरूरत होती है, जो इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर प्रेशर डालता है। इंडिया लगभग 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हर साल ऑयल इंपोर्ट पर खर्च करता है। एंड ग्लोबल ऑयल प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो हमारे ऊपर खर्च और ज्यादा बढ़ जाता है। एंड ये ट्रेड इतना बड़ा है कि इंडिया की इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को काफी बार मिला है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये ट्रेड डेफिसिट भी क्रिएट करता है। और जिस ऑयल का इस्तेमाल हम डीजल जनरेटर्स, थर्मल पावर, ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी, बैकअप सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे, इन सब चीजों को ना बिना ऑयल के इस्तेमाल के भी सोलर से चलाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का प्लान यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट को कम किया जाए और अपने देश में ही ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। ये एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई, क्योंकि इससे हमारे देश का इंपोर्ट भी कम होगा और ऑयल से होने वाला पोल्यूशन भी कम होगा। इन सिंपल टर्म, मोर सोलर, लेस फ्यूल इंपोर्ट, मोर मनी स्टे इन इंडिया एंड लेस पोल्यूशन। अगर इंडिया अपने ऑयल एंड कोल इंपोर्ट को कम करने में सक्सेस हो जाता है तो इंडिया हर साल बिलियन ऑफ डॉलर्स की सेविंग कर सकता है। इसका यूज इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप एंड पब्लिक वेलफेयर में यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर इंडिया इस एनर्जी को और भी ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करे तो इंडिया
इस क्लीन इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट भी कर सकता है एंड बिकमिंग ए एनर्जी एक्सपोर्टर, नॉट जस्ट ए कंज्यूमर। इन सब चीजों के अलावा इन सोलर प्लांट को इंस्टॉल करने से इंडिया अपनी बंजर पड़ी हुई लैंड का भी सही इस्तेमाल कर पा रहा है एंड तो वहाँ लोकल लोगों के लिए जॉब भी क्रिएट कर पा रहे हैं। एंड वैसे देखा जाए तो फ्यूचर जो है वो ग्रीन एनर्जी का ही है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के चलते सभी देशों ने ऑयल कंजप्शन को कम कर दिया है एंड ऐसा नहीं है कि इस चीज को लेकर इंडिया ही काफी ज्यादा सीरियस है। इंडिया से भी आगे कुछ देश है जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें नंबर 1 पे है चाइना। चाइना तो वैसे ही इंडिया से हमेशा कुछ साल आगे ही चलता है फ्यूचर को देखते हुए। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है एंड थर्ड पे हमारा इंडिया जो तेजी से काम कर रहा है अपनी सोलर एनर्जी पर। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर इंडिया इज यूजिंग दिस ग्रीन एनर्जी राइट नाउ। क्योंकि अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया ह्यूज लेवल पर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस तो कर रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ पे कर रहा है। एंड इसका सबसे पहला जो यूज इंडिया कर रहा है वो है पावरिंग अर्बन सेंटर्स एंड इंडस्ट्रीज। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ इन सोलर प्लांट से बनती है उनको नेशनल ग्रिड में ट्रांसफर किया जाता है और फिर ग्रिड से ये पावर इंडिया के मेजर शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर और बेंगलुरु में ट्रांसफर हो रही है। शहरों के अलावा बिजली का जो इस्तेमाल है वो गुजरात और राजस्थान की इंडस्ट्रीज में भी हो रहा है। इसमें टेक्सटाइल, सीमेंट, केमिकल और स्टील इंडस्ट्री शामिल है, जिनके कारण इन इंडस्ट्रीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो बर्डन है वो कम हो रहा है। सेकंड यूज है इन इंडियन रेलवेज, क्योंकि इंडियन रेलवेज गोइंग इलेक्ट्रिक एंड ग्रीन। इंडियन रेलवेज में 99% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है एंड अब इंडिया में चलने वाली मैक्सिमम ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलती है एंड इन्हीं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके रेलवे स्टेशन, इलेक्ट्रिक ट्रेन एंड सिग्नल सिस्टम को पावर सप्लाई की जा रही है। एग्जाम्पल के लिए बीकानेर से रेवाड़ी जो सेक्शन है वो पूरा पावर्ड है पार्शियली सोलर से और इसी तरह कटरा, गुवाहाटी, जयपुर जंक्शन भी सोलर पावर स्टेशन है एंड इस तरह के इंसेंटिव से इंडिया ने कार्बन इमिशन भी काफी ज्यादा कम किया है। थर्ड पॉइंट है चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दिल्ली, पुणे और अहमदाबाद जैसे शहरों में आज ईवी चार्जिंग के लिए सोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर सोलर पैनल लगाकर ही चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। अडानी एंड टाटा पावर देश में काफी सारे ईवी चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रही है जो सोलर से चलते हैं। नंबर 4 है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड फार्मिंग। डेजर्ट सोलर पावर से रिमोट विलेज में पावर सप्लाई करना काफी ज्यादा इजी हो गया है, जिससे वहाँ लाइटनिंग, हेल्थ केयर और इरिगेशन को इम्प्रूव किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर काफी सारे फार्मर्स अपने खेतों में सोलर लगा चुके हैं और इस सोलर पावर का यूज करके वो अपनी मोटर चलाकर सिंचाई कर रहे हैं, जिससे उनका बिजली का बिल तो कम हो रहा है, साथ ही एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई बिजली को वो सरकार को वापस बेचकर पैसा भी कमा रहे हैं। और इन्हीं सब के अंदर कुसुम जैसी योजना हेल्प कर रही है इंडिया के फार्मर्स को सोलर लगवाने में। नंबर 5 पे है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। हावड़ा और बाड़मेर जैसे प्लांट फ्यूचर में ग्रीन हाइड्रोजन को पावर सप्लाई करेंगे और फिर उस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट्स एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग में किया जाएगा। साथ ही इंडिया प्लान कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन को यूरोप और जापान में एक्सपोर्ट करने के लिए भी। नंबर 6 पे है ग्रिड सपोर्ट एंड बैटरी स्टोरेज। देखो अभी राजस्थान और गुजरात दोनों ही अपनी जरूरत से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, तो ऐसे में इन एनर्जी को ग्रिड में ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ से इनको बैटरी में स्टोर किया जाता है और पीक डिमांड आवर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल समर्स में एंड फेस्टिवल्स के टाइम पे। इस तरह इस सोलर एनर्जी का जो यूज है आज वो पूरे इंडिया में हर सेक्टर में किया जा रहा है, जो धीरे धीरे हमारी जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल, डीजल एंड कोयले पे सबको कम कर रहा है। अब करते हैं कंपैरिजन सऊदी ऑयल वर्सेस इंडियन सोलर पार्क इन डेजर्ट की। दुनिया की टोटल ऑयल रिजर्व में 16% अकेले सऊदी अरब के पास है। सऊदी की जीडीपी में 50% का कंट्रीब्यूशन अकेले ऑयल एक्सपोर्ट से आता है एंड आज सऊदी अरब जहाँ भी पहुंचा है ना उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ऑयल एक्सपोर्ट करना। लेकिन रिसेंटली हमें ऑयल एक्सपोर्ट के साथ बड़े बड़े चैलेंजेस दिखने लगे हैं एंड तेल पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी ने खुद सऊदी अरब को भी कमजोर बना दिया है, क्योंकि जब भी ग्लोबल ऑयल के प्राइस गिरता है तो वहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो हिल जाती है। रिसेंटली रूस ने जो है वो मार्केट में ऑयल प्राइस को काफी कम कर दिया था, जिसके चलते यूएसए के बैन के बावजूद भी इंडिया समेत काफी देशों ने रूस से ऑयल को इम्पोर्ट किया है। सऊदी अरब को तेल से हर साल अरबों डॉलर तो मिलते हैं, लेकिन अब वो समय दूर नहीं जब ये आमदनी धीरे धीरे कम हो सकती है। दूसरी तरफ दुनिया अब ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है एंड यही एक वजह है कि फ्यूचर में तेल की डिमांड भी कम हो सकती है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि खुद सऊदी अरब भी ये बात अब समझ चुका है। वहीं सऊदी जो कभी सिर्फ तेल पर चलता था अब अरबों डॉलर सोलर पावर और ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट्स में लगा रहा है, जैसे कि नियोम सिटी जो कि एक हाई टेक कार्बन फ्री शहर बनने वाला है सऊदी के अंदर। ऐसे में इंडिया ऑलरेडी काफी आगे निकल चुका है सऊदी से ग्रीन एनर्जी डेवलप करने में। इंडिया के डेजर्ट में बनने वाली हर एक मेगावाट हमें कोयले और तेल की इंपोर्ट से थोड़ा दूर ले जाता है। आज से कुछ सालों पहले तक सऊदी अरब, यूएई और कुवैत तेल के दाम पर दुनिया को ऊर्जा बेचते थे। आज इंडिया के पास एक सुनहरा मौका है कि वो ग्रीन एनर्जी को तेजी से एक्सपेंड करे और अपने देश के साथ ही आस पड़ोस के देशों में भी हम इस एनर्जी को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करें। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन के जरिए यूरोप और एशिया की मार्केट तक हम अपनी पहुंच बना सके। सरकार का टारगेट है कि भारत को 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा एक्सपोर्टर बना सके। दूसरी तरफ जो है वो सऊदी अरब भी हाइड्रोजन की तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था अब भी तेल और गैस पर टिकी हुई है। अब सारा जो ये माजरा है हमारे गवर्नमेंट और देश की जनता पे डिपेंड है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कितना सीरियस तरीके से लेते हैं, या फिर यहाँ भी हमसे पहले चाइना बाजी मार लेगा। इंडिया के पास थार रेगिस्तान जैसी बड़ी बड़ी जमीनें खाली और बंजर है, जिसका इस्तेमाल इस परियोजना के सफल बनाने में किया जा सकता है। इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है चैलेंजेस फॉर इंडियन सोलर मिशन। देखो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया का चीन पर डिपेंड होना सोलर पैनल्स के लिए। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा सोलर इंस्टॉलर है, लेकिन सोलर मॉड्यूल्स का 80% हिस्सा आज भी चाइना से इंडिया आ रहा है। अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग को भारत में ही लाना होगा। इससे सोलर पैनल की प्राइस ड्रॉप होंगे और घर घर में सोलर का इस्तेमाल कराया जा सकेगा और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सोलर एनर्जी से एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर सके, क्योंकि अभी के टाइम में सोलर लगवाना काफी ज्यादा कॉस्टली है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सेकंड चैलेंज है डस्ट, हीट एंड पैनल एफिशिएंसी। रेगिस्तान में धूप भरपूर है लेकिन धूल भी बहुत ज्यादा है। हर कुछ दिनों में पैनल को साफ करना पड़ता है, वरना उसकी एफिशिएंसी 30% तक गिर सकती है। साथ ही ज्यादा गर्मी से सोलर पैनल की परफॉर्मेंस पर असर भी पड़ता है। फोर्थ है स्टोरेज एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। सिर्फ बिजली बनाना काफी नहीं है, उसे स्टोर करना, उसे पूरे देश तक पहुंचाना, उसको एक्सपोर्ट करना, ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। भारत के
पास अभी भी मजबूत बैटरी स्टोरेज सिस्टम और स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क की भारी कमी है। इस वीडियो के लास्ट पॉइंट का लास्ट चैलेंज है लैंड इक्वेशन एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। सोलर प्लांट्स को हजारों एकड़ जमीन चाहिए डेवलप करने के लिए। रेगिस्तान में ये जमीन मिल तो जाती है, लेकिन क्या हम थार के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं? वन्य जीव, रेगिस्तानी पेड़ पौधे और लोकल कम्युनिटी की जरूरत है। इन सबको संतुलित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। तो फ्रेंड्स, आप बताओ, क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरह फायदा उठा पा? बिल्कुल उठा रहा है यार। खाली जो गुजरात वाला जो बन रहा है उसका दुनिया कह का रहे हैं सबसे बड़ा। वो दुनिया का सबसे बड़ा है, और ये इसी साल मेरे ख्याल में बन के रेडी हो गया। लगभग 90% उसका सुनने में आ रहा काम हो गया। जितनी पाकिस्तान को बिजली चाहिए होती है ना, वो एक इतना वो पैदा खाली कर रहा है। उनका गुजरात वाला बनाएगा। गुजरात वाला बनाएगा। अब जितना खुद आप अंदाजा पाकिस्तान लो। को चाहिए, एक मतलब गुजरात भारत वाला। खाली सोलर से इतना भाई बना रहा है। टोटल भारत ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रहा है, ताकि मतलब तेल शिल जो है ये जो बाहर वो कम कहते किया जा हैं सके। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, Combine। यूके, उनको इनको combine, मिलाओ ना हाँ। तो पता नहीं हाँ। कितनी दफा एक साल में उनको सप्लाई मतलब इनको कंबाइन करो तो उससे भी कहीं ज्यादा पेरिस भारत खरीद- पेरिस जितनी जगह तो सिर्फ उसने घेरी हुई है। एक बादला वाले ने भाई, हाँ, राजस्थान वो जो वाले राजस्थान वाले अबे ने। भाई कितना बड़ा, 2 बार वो नोएडा, कहते हैं 2 बार नोएडा, गिफ्ट सिटी पता नहीं 2 कि 3 दफा करो। वो दुनिया एक का ऐसे सबसे भी बड़ा हुआ है। फ्लोटिंग भी भारत में बन रहा है। भारत में बन रहा है। यार मतलब क्या भाई, सीरियसली और बहुत सबसे बड़ी बात बताऊं ना, मुझे सच में हैरत होती है। गवर्नमेंट उधर की लोगों को मतलब योजनाएं दे रही है, मतलब फ्री दे रही है या मतलब योजनाओं कुछ में किस्तों पे किस्तों शायद पर मिल दे रही जाता है। है प्लीज वो, कमेंट हाँ। सेक्शन में बताना ये इस तरह कर रहा है, और और लोगों को मजे पैसे बात, भी दे रही है। लोग लगा के बिजली 4-4 से भी लाख कर रहे हैं। रुपए कमा रहे हैं। एक Government- महीने को 4-4 Government वाले लाख। गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। सप्लाई करते हैं। इधर तो गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती, अलबत्ता वही पड़ा रहता है, उसी में से बिजली का बिल कट होता हाँ, रहता है। हमारे पास ये है कि हाँ। बिजली का बिल कट होता हाँ। रहता है, मतलब आपका वो माइनस में जाता रहता है। माइनस में बिल होता हमें रहता है, 1 रुपया देते मिलता नहीं है भाई। अब मतलब हाँ। उनको हाथों पे, लेकिन उनको पैसा हाथों में मिलता है। हाँ। ये फर्क है उधर का और हम में यार। तो आपका भी इसका कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।